तो चलिए फिर देखते हैं अपने नए टॉपिक को। हम पढ़ रहे थे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स ईडीसी में नए टॉपिक को देखते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि ईडीसी में हमने कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी आदि के बारे में चर्चा कर दी थी और मोबिलिटी का क्या नाम इंटेंसिटी के साथ इफेक्ट और डायग्राम दिखाया था। इफेक्ट के लिए क्या हो सकता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और क्या नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमने रिलेशन देखा था। मैं अभी दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार एक चीज़ों को और देखिए। हमने क्या कहा था कि हमने कहा था कि कंडक्टिविटी किसी भी उस पॉइंट के लिए कंडक्टिविटी चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो, कैसे दिखाते कंडक्टिविटी होती है हमारे पास कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन जिसके लिए हम निकालने हैं और इनटू मोबिलिटी और इनटू चार्ज। मोबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन और चार्ज और कंसंट्रेशन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है क्या भाई कंडक्टिविटी। अब यदि मैं यहीं से कहूँ कि रेसिस्टिविटी कितनी होती है तो इस रेसिस्टिविटी को कंडक्टिविटी का उल्टा कर दीजिए तो 1 अपॉन का कंसंट्रेशन और मोबिलिटी और क्या लिख सकता हूँ मैं चार्ज। यदि वो कंडक्टिविटी कहता है किसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए, मान लीजिए कि मैं कंडक्टिविटी निकालना हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, मैंने n से डिनोट कर लिया तो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी n ही बनाइए और इनटू चार्ज लिख सकता हूँ मैं। यदि वो कंडक्टिविटी देता है किसके लिए भाई, कंडक्टिविटी देता है प्रोटॉन के लिए तो मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन इनटू मोबिलिटी प्रोटॉन और इनटू क्या नाम है इनटू चार्ज। अब यदि कहूँ ये मेरे पास मेटल के लिए है, मेटल के लिए सिर्फ एक बार में एक ही रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि फॉर द सेमीकंडक्टर, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी कितनी होती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का कोई हिस्सा होता है किसके लिए, करंट फ्लो करने के लिए। सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है, तो इसीलिए मैं दोनों की कंडक्टिविटी को लेके चलता हूँ। तो कंडक्टिविटी में सेमीकंडक्टर के लिए क्या लिखूंगा, कंडक्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर बराबर लिखूंगा कंसंट्रेशन किसकी भाई, कंसंट्रेशन एक बार इलेक्ट्रॉन की लीजिए एक बार प्रोटॉन की लीजिए और कंडक्टिविटी लिखो प्रोटॉन की और कंसंट्रेशन और प्लस कंसंट्रेशन फिर वही लिखो और मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की लिख लो और इनटू वो क्या नाम है चार्ज। तो मैं टोटल कंसंट्रेशन यहाँ से देखिए मैं निकाल सकता हूँ कंसंट्रेशन और इनटू क्यू और इसको लिख सकता हूँ मोबिलिटी ऑफ पी और प्लस का कितना लिख सकता हूँ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को कंबाइंड करके लिखा जा सकता है, दोनों को कंबाइंड करके लिखा जा सकता है। तो ये मेरे पास होता है सेमीकंडक्टर के लिए भाई सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी। और सेमीकंडक्टर के लिए यदि मैं रेसिस्टिविटी लिखूं तो रेसिस्टिविटी के लिए फार्मूला हो जाता है 1 अपॉन कर दीजिए भाई, इसी को मैं लिख सकता हूं इसको कंसंट्रेशन और इनटू चार्ज और कंसंट करने में मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेरे पास रेसिस्टिविटी होती है किसके लिए भाई, रेसिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर के लिए। अब जरा देखिए एक मेरे पास होता है करंट डेंसिटी, जैसे कि अब फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इसी के लिए मेरे पास एक करंट डेंसिटी के लिए फार्मूला होता है। एक तो लिखते हैं हम J बराबर I अपॉन का A, यूनिट होती है इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है भाई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर की किसी भी फिक्स एरिया के लिए पर यूनिट या पर मीटर स्क्वायर में जो फ्लो होने वाली करंट है किसी भी मेटल के लिए हम उसको क्या बोलते हैं भाई, डेंसिटी। और डेंसिटी का करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है एम्पियर अपॉन, यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसका एक फार्मूला और होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। ये हमारे पास वैसे चीज़ों के लिए यूज होता है लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं वह फार्मूला यह होता है कि ये जो आपने कंडक्टिविटी निकाली है यही होती है कंडक्टिविटी और इनटू मैं लिख सकता हूँ किसको भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाता है भाई, करंट डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी। ये एक फार्मूला होता है कि कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, क्या नाम है, करंट डेंसिटी। अब जरा देखिए करंट डेंसिटी को मैं अलग अलग और कैसे निकाल सकता हूँ। यदि मैं यहाँ पर किसी मेटल के लिए कंडक्टिविटी को रख दूँ, यदि मैं रख दूँ क्या, कंसंट्रेशन और इनटू चार्ज और इनटू उसके लिए मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये किसी मेटल के लिए नहीं निकली आएगी, किसी मेटल के लिए ये हो सकती है। यदि मैं कहीं पर प्रोटोनों के लिए निकालूँ, किसके लिए, मैं कहूँ कि करंट डेंसिटी मैं प्रोटोनों के लिए निकालना हूँ तो कंसंट्रेशन लिखो, चार्ज लिखो,
मोबिलिटी लिखो प्रोटॉन की और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के आप अंदर निकाल रहे हो। यदि मैं कहूँ कि करंट डेंसिटी मैं इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूँ तो कंसंट्रेशन लिखो, चार्ज लिखो, मोबिलिटी लिखो इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखो। यदि मैं कहूँ कि टोटल डेंसिटी क्या नाम है, यदि मैं कहूँ कि टोटल डेंसिटी किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए कितनी हो सकती है, तो टोटल डेंसिटी सेमीकंडक्टर के लिए कितनी हो सकती है, Jp प्लस का Jn। क्यों भाई, दोनों की डेंसिटी को मैं जोड़ के लिख सकता हूँ। फॉर द सेमीकंडक्टर बराबर कितना लिखा जा सकता है, कंसंट्रेशन और इंटू चार्ज और इंटू माइक्रो ई और इंटू ई, और प्लस का लिख सकता हूँ n और इंटू क्यू और इंटू माइक्रो n और इंटू ई। ठीक, तो मैं इसको यदि देखो, यदि मैं टोटल सेमीकंडक्टर के लिए लिखूँ तो कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, कंसंट्रेशन क्यू और इंटू ई बराबर माइक्रो पी और प्लस का माइक्रो एन। ठीक, तो ये मेरे पास फार्मूला बनेगा। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी हटाइए आप। एक चीज़ ये देखिए, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग कर दूँ, कंसंट्रेशन लिखो, किसको लिख सकता हूँ मैं, चार्ज और इंटू माइक्रो, किसके लिए भाई, का नाम है मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और का नाम है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये मेरे पास करंट डेंसिटी निकल आएगी। किसके लिए भाई, सेमीकंडक्टर के लिए। फॉर सेमीकंडक्टर करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का टोटल लिखो कंडक्टिविटी, प्रोटॉन की टोटल कंडक्टिविटी और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फार्मूला आपको याद रखना है, कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर करंट डेंसिटी के बराबर होती है। और एक फार्मूला होता है I अपॉन का A। इन दोनों की यूनिट वही बैठती है जो ऊपर की बैठती है, मीटर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या बैठती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास दो तरीके की करंट डेंसिटी होती है इसी के आधार पर, एक तो होती है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, एक होती है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। ये जो मैंने जितनी भी निकाली है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है जब किसी भी एक्सटर्नल बाह्य फोर्स को उस पर किसी भी मेटल पर लगाया जाता है, उसके अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन और उसके पर एरिया में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन की जो एक कंसंट्रेशन होएगी पर एरिया में, उसको हम बोलेंगे करंट डेंसिटी। पर एरिया में जो इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो हो रही है उसको बोलेंगे करंट डेंसिटी। तो ये डेंसिटी सारी की सारी ड्रिफ्ट है। कौन सी है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इसको बोलूँगा मैं, क्योंकि ये सारी की सारी एक एक्सटर्नल, देखिए यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर ई है, ये किसी मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत निकाली है और किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टिविटी ड्रिफ्ट कंडक्टिविटी कहलाती है। अब जरा देखिए डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, ये डेंसिटी है मेरे पास भाई ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। देखो एक मेरे पास होती है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, एक होती है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। एक होती है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। देखिए डिफ्यूजन करंट डेंसिटी भी दो तरीके की होती है भाई, एक होती है इलेक्ट्रॉन के लिए और एक होती है प्रोटॉन के लिए। ऐसी मेरे पास ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी भी दो तरीके की होती है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, एक प्रोटॉन के लिए। तो देखिए पहले किसके लिए लिखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्यू, चार्ज लिखो और इंटू एन, कंसंट्रेशन और इंटू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डी एन एक्स और अपॉन का डी एन, ये होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैं वहाँ पर लिख रहा था Q इंटू एन और इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या लिख रहा था भाई, मोबिलिटी। लोगों का नाम है कहाँ, मोबिलिटी। और ये मेरे पास है Q इंटू एन, ये डिफ्यूजन के लिए है। और यदि वो कहे किसके लिए भाई, इलेक्ट्रॉनों के लिए, मान लीजिए कि मैंने इलेक्ट्रॉनों को n से रिप्रेजेंटेशन दिया है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। लेकिन यदि मैं होल्स के लिए लिखूंगा तो होल्स के लिए लिखो आप, होल्स के लिए भाई
इसी में लिखो क्यों होल्स के लिए करंट डेंसिटी हमेशा माइनस में होएगी और इनटू मैं इसको लिख सकता हूँ dpx और अपॉन का dx। ये मेरे पास हो सकती है किसके लिए भाई, होल्स के लिए। ये है मेरे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो मैंने इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखी थी ड्रिफ्ट करंट वैल्यू, अभी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी कितनी लिखी थी भाई, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए, n वो कंसंट्रेशन और इनटू चार्ज और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू मोबिलिटी और इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसे यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन और इनटू चार्ज और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू कंसंट्रेशन प्रोटोनों के लिए। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है ड्रिफ्ट करंट के लिए, ये भी ड्रिफ्ट करंट के लिए, डिफ्यूजन के लिए, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी हॉल के लिए, उसके हॉल्स के लिए माइनस में होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस में होती है। ये आपको नोट करके याद रखना है, ये नोट है भाई कि करंट डेंसिटी माइनस में कौन सी होती है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, वो भी प्रोटोनों के लिए। उसमें लिख के आपको दे सकता है। और dnx और इंटू dx क्या है भाई, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या है भाई, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और आगे देखिए, अब आगे देखिए, इसको कर लीजिए आप dp, कंसंट्रेशन आप dp से मान लीजिए, कैपिटल D से मानिए, इसके लिए मानिए de। हम कहते हैं कि इसको थोड़ा सा d से आप अलग अलग कर लीजिए। इसको मैं कहता हूँ कि भाई इसको मान लीजिए de से, इसको मान लीजिए आप dp से, आसान रहेगा ज़्यादा, क्योंकि कंसंट्रेशन अलग अलग कर लीजिए। मैंने कहा कि ये dp के लिए है, ये इलेक्ट्रॉनों के लिए कंसंट्रेशन है, ये इसके लिए। अब क्योंकि पिछले वाले उसमें देखेंगे तो एक जैसे हो जाएंगे दोनों, तो अलग अलग कर लीजिए। इसको मान लीजिए प्रोटॉन के लिए, इसको मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए, और कैपिटल D से माना। अब मैं कहता हूँ भाई करंट डेंसिटी किसके लिए, करंट डेंसिटी भाई किसी भी मेटल में दोनों तरीके की करंट, दोनों तरीके से करंट फ्लो होती है, डिफ्यूजन से भी और किससे भाई, डिफ्यूजन से भी और ड्रिफ्ट से भी। तो इसका मतलब करंट डेंसिटी दोनों की प्लस होनी चाहिए। किसी भी मेटल में, सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर में, इंसुलेटर तो करंट का वाहक ही नहीं होता, कंडक्टर में करंट जो फ्लो होती है डिफ्यूजन करंट के कारण भी होती है और ड्रिफ्ट के भी कारण जब करंट फ्लो होती है, तो डेंसिटी भी दोनों की एक जैसी होगी, दोनों की ऐड होगी, क्योंकि जो दोनों की करंट जब ऐड हो सकती है तो भाई क्या हो सकती है, दोनों की डेंसिटी भी ऐड हो सकती है। तो दोनों की ऐड करेंगे तो देखिए, मैं यदि लिखूँ कि इसके लिए भाई टोटल करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि मैं कहूँ टोटल करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों के लिए मैंने डिफ्यूजन में माना था Q और इंटू DE और इंटू dnx और बटे dn प्लस का मैं लिख सकता हूँ। देखो इसको कंसंट्रेशन ऊपर वाला ही उतार दीजिए, जू का तू, क्योंकि हम इसको पहले भाई पढ़ चुके हैं। आप इसको भी इलेक्ट्रॉन से मान लीजिए ये मेरे पास होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। और यदि वो कहता है कि टोटल करंट डेंसिटी किसके लिए भाई, प्रोटॉन के लिए, किसके लिए भाई, प्रोटॉन के लिए, तो मैं कितना लिखूंगा, मैंने लिखा था चार्ज और कंसंट्रेशन dp किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, और इनटू लिख सकता हूं मैं dpx और बटे लिख सकता हूं dn प्लस करके यहाँ माइनस लिखिए, क्योंकि प्रोटॉन के लिए अभी नहीं भाई, इसको लिखिए माइनस में क्योंकि ये माइनस में होती है, और इसको लिखिए प्लस में, बिल्कुल ये एज इट इज। कितना कंसंट्रेशन किसके लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, और इनटू चार्ज और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस को दिखाने के लिए, कंसंट्रेशन और इनटू Q और इनटू E और इनटू माइक्रो P और माइनस का Q और इनटू DP और इनटू dpx और अपॉन का dn। तो ये मेरे पास क्या होता है भाई, प्रोटॉनों के लिए टोटल कंसंट्रेशन इन दिस किसी भी एनी अनदर मैटर जिसमें करंट फ्लो करने के लिए हम निकालते हैं किसके, करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी और एक ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। तो ये आपको याद रखने हैं भाई। टोटल करंट डेंसिटी यदि मैं कहूँ, जैसे कि आप लिख लीजिए कि टोटल करंट डेंसिटी बराबर कितनी हो सकती है, टोटल का नाम है करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉनों के लिए डिफ्यूजन हो सकती है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी और प्लस का ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। ये आपको फार्मूला याद बनाने के लिए याद रखना है, और ये मेरे पास वो वैल्यू हैं जो मैंने आपको पीछे लिखवाई हैं। अब आगे देखिए, अब हम मेटल की चर्चा करते हैं जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का। तो पहले हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ते, फिर सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे।
तो चलो देखते हैं, पहले देखते हैं भाई कंडक्टर को। पहले देखते हैं भाई हम कंडक्टर को। पहला मेटल है हमारे पास कंडक्टर। पहला मेटल हम पढ़ेंगे भाई किसको? कंडक्टर को। तो कंडक्टर के बारे में देखिए, यदि मैं कहूँ कंडक्टिविटी, आप सभी जानते होंगे, हम कुछ नया बताएंगे। अभी देखिए, पहले देखिए आप कंडक्टिविटी को मैंने दिखाया था, रिप्रेजेंटेशन दिया था। कंडक्टिविटी कितनी होती है? वेरी हाई। एक तो मैं लिख सकता हूँ कितना भाई? वेरी हाई लिखिए। कंडक्टिविटी कितनी होती है? इज़ द वेरी हाई। रेसिस्टिविटी आप कितनी लिखोगे? इज़ द वेरी लो। ठीक, रेसिस्टिविटी कितनी लिखोगे? वेरी लो। और मेरे पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यदि आप लिखोगे फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मोर देन, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंसी, ये आपको याद रखना है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, भाई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको याद रखना है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में 1 से 2 होते हैं। कितने होते हैं? 1 से 2। याद रखना है, 1 से 2 होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 1 से 2 ही होते हैं। जब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन तो बहुत होते हैं, लेकिन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 से 2 ही होते हैं। यदि मैं कहूँ कि एनर्जी बैंड गैप कितना होता है? एनर्जी बैंड गैप, इसमें 2 एनर्जी बैंड गैप मैंने आपको पढ़ाए थे। एक तो था भाई कंडक्शन बैंड और एक था वैलेंसी बैंड। एक था भाई वैलेंसी बैंड और एक था कंडक्शन बैंड। ये मेरे पास वैलेंसी कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है, ये मेरे पास वैलेंसी बैंड का एनर्जी लेवल है। ये मेरे पास 2 एनर्जी लेवल हैं। और यदि मैं इसमें बैंड गैप की बात करूं, किसकी भाई? बैंड गैप की बात करता हूं। किसकी? बैंड गैप की, ईजी की यदि मैं बात करता हूं तो ईजी क्या हो जाता है? ओवरलैप हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? ओवरलैप हो जाता है, एक के बाद एक ऊपर भी हो जाता है। और ईजी कभी कभी माइनस में भी चला जाता है। किस में चला जाता है भाई? ईजी कभी कभी माइनस में भी चला जाता है। ओवरलैप का मतलब है जब तक, देखो एक कंडीशन देखो, जब तक ईसी बराबर रहेगा ईवी, जब तक ईसी बराबर रहेगा ईवी, जब तक ईसी बराबर रहेगा ईवी, तो क्या हो जाएगा? ईजी की वैल्यू हमेशा जब तक उस कंडीशन में 0 रहेगी। और लेकिन जैसे ही ईसी क्या करता है भाई? ईवी क्या कर जाता है? ओवरलैप कर जाता है ईसी के ऊपर। इसका मतलब है कि यदि ईसी की वैल्यू इससे ज़्यादा है, किससे भाई? ईवी से, तो ये क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। और इसी में कंडीशन होती है, यही कंडक्शन बैंड के ऊपर वैलेंसी बैंड ओवरलैप कर जाता है। और ओवरलैप कंडीशन के कारण ही याद रखना है, ईजी की वैल्यू किस में आएगी भाई? माइनस में आएगी। किस में आएगी? माइनस में आएगी। लेकिन यदि कभी कभी क्या हो जाता है? ईसी से ज़्यादा होता है, ईसी ज़्यादा होता है किससे भाई? ईवी से, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है हमेशा ईजी क्या काम करेगा? पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन देगा। और ये वाली कंडीशन जो होएगी, ये किसको करेगी? मोर करंट के लिए। ये कंडक्टिविटी इंक्रीज का डिनोशन है, ये कंडक्टिविटी डिक्रीज का है। तो यहाँ पर क्या होएगा भाई? कंडक्टिविटी बढ़ेगी और यहाँ पर कंडक्टिविटी घटेगी। यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी और यहाँ पर कंडक्टिविटी घटेगी। जितना ईसी ज़्यादा होएगा उतना ही एनर्जी बैंड गैप दूर होएगा। ईवी जितना नीचे होएगा उतना ही कम कंडक्टिविटी होगी, रेसिस्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जितना कंडक्शन बैंड, अब एक चीज़ आप सीधा सीधा ये याद रखिए, ईसी और ईवी जितना ज़्यादा कम डिस्टेंस पे होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितने कम डिस्टेंस पे होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यदि मैं कहता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास ये वैलेंसी बैंड है, ये वैलेंसी बैंड है और ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है। मैं इसको इसीलिए ऐसा बना रहा हूँ क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रहते हैं। और ये तो ओवरलैप भी कर जाता है। क्या कर जाता है भाई? ओवरलैप भी कर जाता है।
कौन सा भाई, वैलेंसी बैंड। किसके लिए, कंडक्शन बैंड के लिए। ये आपको याद रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट इसमें ये बात याद रखनी है कि 0 डिग्री केल्विन पर, देखो मैं कहाँ पर बना रहा हूँ, ये भी आपको याद रखना है। मैं जो ये जो बना रहा हूँ बिल्कुल एकदम दोनों की लाइन पर बना रहा हूँ, ये दोनों की लाइन पर हैं। मैं जो, जरा मार्कर ढीला भी देखिए, देखिए कि मैंने ये जो इलेक्ट्रॉन बनाए हैं ये मैंने बिल्कुल कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बिल्कुल एकदम सेंटर पे बनाए हैं, जहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के दोनों ही सेंटर आके मिल रहे हैं। यहीं पर इसी समय पर वैलेंसी बैंड का एनर्जी लेवल है और यहीं पर कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 0 डिग्री केल्विन पर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करने के लिए कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड दोनों के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं भाई। 0 डिग्री केल्विन पर किसी भी कंडक्टर में उसके वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन दोनों ही भाग लेते हैं। किसके लिए भाई, करंट फ्लो करने के लिए। तो करंट फ्लो करने के लिए कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे करंट फ्लो के लिए। आगे देखिए, अब आगे देखिए, इसमें अगला पॉइंट देखिए भाई। अगला पॉइंट यह हो सकता है कि इसमें बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होता है, कंडक्टर में मेटेलिक पॉइंट प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है भाई, मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कंडक्टर में कौन सा प्रेजेंट होता है भाई, मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब जरा देखिए, यदि ऐसा हो जाता है, इसमें एनर्जी बैंड, ये तो मैं बता चुका हूँ कि ईवी से क्या कर जाता है, कभी कभी ओवरलैप भी कर जाता है। ईवी कंडक्शन बैंड से या ईवी से क्या कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है। क्या कर जाता है भाई, ओवरलैप कर जाता है। तो ये वाली कंडीशन। अब आगे देखिए, यदि इसमें इसका टेम्परेचर, यदि मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए, यदि मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ती है और कंडक्टिविटी घटती है। अब जरा ध्यान रखना, जब कभी भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टर के अनुसार मैं रेसिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ, यदि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेसिस्टिविटी बढ़ती है तो उसको बोला जाता है PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इन मेटल। यदि कभी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी घटेगी, इफेक्ट आपको कंडक्टिविटी पर नहीं देखना, रेसिस्टिविटी के अकॉर्डिंग देखना टेम्परेचर का। यदि किसी भी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हो और उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ती है तो वह पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए अनिवार्य होगी, बोला जाएगा। लेकिन यदि किसी का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी घटती है तो उसको बोला जाएगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इन मेटल प्रॉपर्टीज इज प्रेजेंट। उसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी मेटल के अंदर गिवन है या उसके अंदर होती है, तो हम इसको बात कहेंगे। तो इसका मतलब यदि मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इसके रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ता तो क्या होना, PTC। तो इसमें लिखो, इसमें हम लिख सकते हैं भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज PTC। कौन सा हो सकता है भाई, PTC, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ PTC। इसका मतलब यदि मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और यदि इसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा तो ये इसकी कंडक्टिविटी भी घटेगी, तो इसकी कंडक्टिविटी भी घटेगी। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज PTC। और मैक्सिमम कंडक्टिविटी याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर के लिए मैक्सिमम कंडक्टिविटी क्या होती है, 0 डिग्री केल्विन पर होती है। जब EC बराबर EV पर होता है तो ये भी याद रखना है, इधर दिखाई दे रहा है जी भाई, देखो कि मैक्सिमम कंडक्टिविटी इन मेटल एट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री केल्विन, मैक्सिमम कंडक्टिविटी इन मेटल इज प्रेजेंट लिख लेना भाई, देख लेना, इट प्रेजेंट एट 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन किस पर भाई, 0 डिग्री केल्विन पर, कंडीशन
दैट कंडीशन, कंडीशन ही लिख लो, कंडीशन कौन सी हो सकती है भाई, 0 डिग्री केल्विन पर EV बराबर वैलेंसी बैंड का एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, इक्वल होना चाहिए। और यदि कहे कि कंडक्टर बताइए क्या है, तो कंडक्टर एक यूनिपोलर है। क्या है भाई, यूनिपोलर के उसमें आता है। यूनिपोलर के उसमें क्यों आता है, इसीलिए आता है क्योंकि इसमें करंट का जो फ्लो होता है या तो वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा या फिर प्रोटॉनों के द्वारा होगा, या तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा या फिर नहीं, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है, प्रोटॉनों का कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। तो करंट सिर्फ एक ही फिर उसके कारण फ्लो होती है, वो है इलेक्ट्रॉन के कारण, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिपोलर। इसी को ले क्या बोला जाता है, इसको यूनिपोलर। तो ये हमारे पास कंडक्टर के कुछ प्रॉपर्टी हैं, बाकी प्रॉपर्टी तो बहुत सारी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट यही हैं। अब आगे देखिए हम बात करते हैं भाई किसकी, सेमीकंडक्टर की, या फिर लिखिए आप देखिए सेमीकंडक्टर को। अगला देखिए भाई, बाकी यदि आप लिखो तो मैं यहीं पर लिखवा देता कि कंडक्टिविटी, और इसी में सभी में अंतर हो जाता। किसके लिए भाई, इंसुलेटर के लिए। यदि मैं कहूँ कि इंसुलेटर के लिए लिखो, किसके लिए भाई, इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर के लिए देखिए, इंसुलेटर के लिए सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। कंडक्टिविटी को यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगी, वेरी लो। यदि मैं इसी पर यहीं पर लिख दूँ वेरी लो, रेसिस्टिविटी हो जाएगी वेरी हाई, रेसिस्टिविटी हो जाएगी भाई वेरी हाई, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, वेरी हाई। इसी में ये कंडक्शन बैंड और जो वैलेंसी बैंड है इनके ही बीच का एनर्जी गैप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा। यही एनर्जी बैंड गैप कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा। ये मेरे पास कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है, ये मेरे पास वैलेंसी बैंड का एनर्जी लेवल है। वैलेंसी बैंड में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें 4 से 6 के बीच में होते हैं। किसमें भाई, इंसुलेटर में। फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, लेस देन होती है भाई। क्या होती है, इसे हटाओ जरा, लेस देन होती है। क्या होती है, लेस देन होती है। 4 से 6 क्या होती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास क्या होता है, ये प्रेजेंट, इसमें देखिए ये गड़बड़ हो गई है, PTC मैंने मिटा दिया। चलो देखो 0 डिग्री पर हो गया, 4 से 6 इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, क्योंकि भाई इसमें करंट फ्लो होती नहीं है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, और देखिए इसका EV बराबर में मैं लिख सकता हूँ। और मैंने क्या लिखा था, इसमें रेसिस्टिविटी हो गई, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट देखिए, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसका मैं नेगेटिव लिख सकता हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट उसका PTC था भाई, इसका NTC लिख सकता हूँ, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेसिस्टिविटी घट जाएगी। इसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसमें देखिए, इसमें जो प्रेजेंट होता है मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है भाई, मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इंसुलेटर में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आयोनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, आयोनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट आयोनिक बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है भाई, इंसुलेटर में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। EG मैं आपको बता चुका हूँ और इसमें कुछ नहीं है इतना जानने के लिए। देखिए अब आगे इंसुलेटर, ये आपको इसमें आयोनिक बॉन्ड, एनर्जी बैंड गैप, कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड का एनर्जी लेवल, बस ये याद रखने। अब आप देखिए सेमीकंडक्टर को भाई, बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर की तो देखिए भाई, सेमीकंडक्टर दोनों प्रॉपर्टी को रखेगा, इलेक्ट्रॉन को भी। पहले इसके बारे में देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट, पहला ही मैं लिखूं कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा हो सकता, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी भी इंसुलेटर के लिए NTC होता है। NTC का मतलब है कि यदि किसी का टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसका किसी भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रेसिस्टिविटी घटेगी, उसकी रेसिस्टिविटी घटेगी, तो उसकी रेसिस्टिविटी भाई घटेगी। और कंडक्टिविटी क्या होगा भाई, उसकी बढ़ेगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसका, सेमीकंडक्टर का, तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होएगा, घटेगी, रेसिस्टिविटी घटेगी।
और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कुछ समय के लिए बढ़ेगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी, फिर घटेगी। बस आपको याद रखना है सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, एनटीसी। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी घटती है। ये रेसिस्टिविटी इंसुलेटर के मामले में काम करता है और कंडक्टिविटी बढ़ती है, एनटीसी। अब आगे देखिए, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मिडिल इसमें होते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। यदि मैं कहूँ कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, यदि आप कहोगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मिडिल में होते हैं, किसके में भाई, कंडक्टर के बीच में। मैं कंडक्टर को सी से दिखा रहा हूँ, इंसुलेटर को आई से दिखा रहा हूँ, इन दोनों के मिडिल में होते हैं। यदि मैं इसकी कंडक्टिविटी कहूँ, किसको भाई, कंडक्टिविटी, यदि मैं कहता हूँ कि इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, तो कंडक्टिविटी जो होती है भाई, इसकी कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की ही। जो मेटल होते हैं वो कंडक्टिव किस में आते हैं, सेमीकंडक्टर में। और यदि आप इसकी रेसिस्टिविटी भी लिखोगे तो रेसिस्टिविटी भी आप यहीं पर लेके जा सकते हो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की ही होती है। अब ज़रा देखिए, इसमें यदि कहे कि वो इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कौन से भाई, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कौन से, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कितने होते हैं भाई, वो 2 से या 1 से, वैसे हम 4 तक कहते हैं, कितने, 2 से लेके 4 तक होते हैं। 2 से 4 तक वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने बताया कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के होते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 से 4 तक होते हैं, कितने, 2 से 4 तक इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आप लिख सकते हो इसी में, कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई, इसमें प्रेजेंट होता है कोवलेंट बॉन्ड। और करंट जो इसमें फ्लो होती है, करंट फ्लो दोनों के कारण होती है। करंट फ्लो इज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। करंट फ्लो यही लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा क्या होता है भाई, इसमें करंट फ्लो होती है। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन व होल्स के कारण। यदि आप ईजी में कहो, ईजी, इसका मैं कहूँ कि इसका मैंने अभी नहीं लिखा, और कौन सी चीज़ नहीं रहेगी, एनर्जी, और कौन सी चीज़ छोटी है इसमें भाई, वैलेंसी हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, वैलेंसी बैंड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अब ज़रा देखिए, एक मैंने कहा था कि ईजी, एनर्जी बैंड गैप, एक रह गया एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप अभी हमने बताया था कि एनर्जी बैंड गैप हमेशा ही इसका ज़्यादा होता है। एनर्जी बैंड गैप 3 से कम होता है। एनर्जी बैंड गैप कितना होता है भाई, हमेशा ही 3 से ज़्यादा, 3 से कम होएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब यह हुआ जिसका एनर्जी बैंड गैप 1 से 3 के बीच में होता है। 1 से 3 के बीच में होता है किसका, एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू 1 से 3 के बीच की होती है, उसको बोला जाता है सेमी कंडक्टर। और जिसकी 3 और 4-5 होती है, 4-5 होती है, उसको बोला जाता है इंसुलेटर। और जिसकी 1 होती है या 1 से कम होती है, माइनस में होती है, उसको बोला जाता है भाई कंडक्टर। तो ये आपको याद रखने, इसका ईजी इतना होता है। बाईपोलर, और ये यदि मैं कहूँ कि इसमें सेमीकंडक्टर में दोनों के कारण करंट फ्लो होती है, तो ये एक बाईपोलर की रेंज में आता है। बाईपोलर किसकी रेंज में आएगा भाई, ये बाईपोलर होएगा, क्योंकि करंट किसके कारण, इलेक्ट्रॉन व होल्स दोनों के कारण फ्लो होती है। ये इसीलिए हम इसको किस में बोलेंगे भाई, बाईपोलर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बाईपोलर बोलेंगे। अब आगे देखिए, अब इस सेमीकंडक्टर को हम 2 तरीके से बांटते हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट बैंड गैप। कौन सा, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। देखिए, डायरेक्ट बैंड गैप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके लिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंसी कंडक्शन बैंड है, ये मेरे पास बिल्कुल इसके एज इट इज क्या है भाई, वैलेंसी बैंड है। क्या है भाई, अभी ये तो उल्टा बन गया, मैं इधर को बना रहा हूँ थोड़ा सा। क्या, डायरेक्ट बैंड गैप के लिए ये मेरे पास है कंडक्शन बैंड और ये है मेरे पास वैलेंसी बैंड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कंडक्शन बैंड, इसको लिख सकता हूँ
वैलेंसी बैंड। डायरेक्ट बैंड गैप का ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड या वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड या तो इसमें आता है या इससे इसमें जाता है, वो सीधी एक डायरेक्शन में आता है। किसका? सीधी एक डायरेक्शन में आता है और सीधी ही एक डायरेक्शन में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जो नीचे गिरते हैं किसमें? कंडक्शन बैंड में, वो सीधे स्ट्रेट लाइन में गिरते हैं। किस में गिरते हैं? स्ट्रेट लाइन में गिरते हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जब बिल्कुल सीधी उसमें गिरता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सीधी एकदम कन्वर्ट हो जाती है किसमें भाई? लाइट में। और डायरेक्ट बैंड गैप के द्वारा ही हम उसको एलईडी को डिजाइन करते हैं। किसके द्वारा? डायरेक्ट बैंड गैप के द्वारा ही हम एलईडी को डिजाइन करते हैं। इसमें पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो यूज होती है वो लाइट की फॉर्म में यूज होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को डायनेमिक एनर्जी में बदलने के लिए या डायनेमिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करने पर उसकी जो एनर्जी कन्वर्ट होती है वो लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है। किस में फॉर्म रिलीज होती है? लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है। तो लिखिए, इसमें ज़रा लिखिए थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फॉल, यहीं पर लिख रहा हूँ भाई मैं, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फॉल कंडक्शन बैंड टू वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड टू वैलेंसी बैंड। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फॉल कंडक्शन बैंड टू वैलेंसी बैंड। इट रिलीज फॉर्म इट्स एनर्जी रिलीज्ड इज द फॉर्म ऑफ लाइट। आगे लिखिए, इट्स एनर्जी रिलीज, इट्स एनर्जी रिलीज्ड डायरेक्ट लाइट फॉर्म, LIA देखिए लाइट फॉर्म। ये हमेशा किसकी फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं? लाइट की फॉर्म में और रिलीज करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी जो मेरे पास LED होती है, और LED डिजाइंड बाय द डायरेक्ट बैंड गैप। अब जो LED होती है लिख लीजिए, LED इज डिजाइंड, LED इज डिजाइंड जो होती है, LED को हम डिजाइन जो करते हैं डायरेक्ट बैंड गैप, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बीच पर हम किसको भाई? LED को डिजाइन करते हैं। LED में यूज किस किस का करा जाता है? गैलियम फास्फाइड, इंडियम आर्सेनाइड। लिख लीजिए, तो LED में जो हम यूज करते हैं गैलियम फास्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड, गैलेनियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं, दिखाई दे रहा है इधर, गैलेनियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं। और गैलेनियम इंडियम का भी यूज करते हैं, और गैलेनियम का भी यूज करते हैं, और इंडियम और एक यूज करते हैं इंडियम का, और गैलेनियम नाइट्राइड का, और गैलेनियम नाइट्राइड का भी यूज करते हैं, और इंडियम का भी यूज करते हैं, इंडियम फास्फाइड का, इंडियम और गैलेनियम का भी यूज करते हैं। पहले तो याद रखिए, गैलेनियम आर्सेनाइड, गैलेनियम नाइट्राइड का यूज करते हैं, और गैलेनियम फास्फाइड का यूज करते हैं। इसको हटा लीजिए, और गैलेनियम फास्फाइड का यूज करते हैं। गैलेनियम, मैं इधर लिख रहा हूँ देखो, गैलेनियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं, गैलेनियम फास्फाइड का यूज करते हैं, और गैलेनियम नाइट्राइड का यूज करते हैं। गैलेनियम तीनों के साथ है भाई, हम गैलेनियम तीनों के साथ का यूज करते हैं, गैलेनियम आर्सेनाइड का, गैलेनियम नाइट्राइड का, गैलेनियम फास्फाइड का, तीनों का हम यूज करते हैं। और ये आपको याद रखने हैं, LED डिजाइन करते समय तीनों का यूज करते हैं, गैलेनियम आर्सेनाइड, गैलेनियम फास्फाइड और गैलेनियम नाइट्राइड। अब कलर के आधार पर ये अलग अलग होती हैं। अब देखिए, एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट एनर्जी बैंड गैप सेमीकंडक्टर में, दूसरा देखिए, दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट, मैं यहीं से हटा रहा हूँ भाई इसको उतना ही, इनडायरेक्ट एनर्जी बैंड गैप। ये मेरे पास है डायरेक्ट बैंड गैप एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर। इसके द्वारा किसको डिजाइन करा जाता है? ज़्यादातर भाई LED को डिजाइन करा जाता है। अब देखिए, एक मेरे पास होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। देखिए, इनडायरेक्ट बैंड गैप जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन गिरता है, इसमें तो सीधा गिरा, लेकिन उसमें एक अलग, मतलब इधर तेरे कोलिजन क्या कारण गिरता है, इधर उधर। तो जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में गिरेगा तो उसकी एनर्जी लाइट की फॉर्म में ना होकर कुछ लाइट की फॉर्म में और कुछ हीट की फॉर्म में, ज़्यादातर हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। तो देखिए, ये करा, इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम कंडक्शन बैंड इनटू वैलेंसी बैंड विद कोलिजन, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड टू वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड टू वैलेंसी बैंड विद कोलिजन, विद कोलिजिम। कोलिजिम का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर से आ जाना। हाँ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इट्स, लिखिए आगे लिखिए इसमें इलेक्ट्रॉन, यदि मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन के बारे में ही, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इट्स प्रोड्यूस्ड एनर्जी, इट्स एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ, इज द फॉर्म ऑफ, ऐसे लिखिए फॉर्म ऑफ हीट, हीट लिख लीजिए क्योंकि ज़्यादातर हीट है हमारी इस समय जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिसिपेट कर रहा है, किस में कर रहा है भाई, हीट में कर रहा है, इसीलिए हम इसको ज़्यादातर किस में लिखेंगे, हीट को। इलेक्ट्रॉन एनर्जी इट्स द प्रोड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस हीट। आगे देखिए, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी डायोड का डिजाइन करते हैं, इसके द्वारा इट्स द मेथड ऑफ डिजाइन ऑर्डिनरी डायोड, या फिर लिखिए ऑर्डिनरी डायोड आर डिजाइन इन डायरेक्ट मेथड कंडक्शन बैंड गैप, ऑर्डिनरी डायोड इज डिजाइंड डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। कौन सा भाई, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। और इसमें जो मेटल यूज होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के द्वारा इनका निर्माण करा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इनडायरेक्ट बैंड गैप और एनर्जी बैंड गैप। डायरेक्ट बैंड गैप में गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड और गैलियम नाइट्राइड का एलईडी बनाने में यूज होता है। और मेरे पास इनडायरेक्ट बैंड गैप में एक डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं। तो पढ़ेंगे अगले नए टॉपिक को अगली क्लास में।